ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। दूसरी हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक जो दी थी वो अपने जूलियस बॉन्सेक ने दी थी, जेविशेक, जूलियस बॉन्सेक 1860 में दी थी भाई, है या 1960 में, और बीज से लेके भैंस अवस्था तक वृद्धि करवाई थी। ठीक है भाई, संतुलित या जो है सच वो है डिफाइंड मीडियम क्या होता है, परिभाषिकारी विलयन, जिसमें उचित वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में उचित मात्रा में उपस्थित हो। जैसे भी कहना चाहें अपन, अपने को मूल चीज पता होनी चाहिए, मूल में क्या है। मूल का मतलब जड़ नहीं कह रहा हूँ, मतलब उसके अंदर का गूढ़ रहस्य या जो है कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशंस तो हम अपनी अपनी बना सकते हैं। कौन सा आज तक तो मैंने जो 12वीं 10वीं तक जब पढ़ के जाते थे, ये किताबी डेफिनेशन ही थोड़ी लिख के आते थे भाई, याद रहता था बेसिक, और फिर उसके हिसाब से अपनी डेफिनेशन लिखते थे। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो जरूरी थोड़ी 100 के 100 बच्चों की डेफिनेशन एक सी होगी, कुछ एक तो वही रटी रटाई लिखेंगे, लेकिन बाकी जो है वो जो कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं वो तो अपने मन से ही लिखते हैं कॉन्सेप्ट पे करके। ठीक, पता रटने वाला स्टूडेंट है ना, एक सीमित क्षेत्र तक ही वो सफल हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलता है ना, वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसको अपना माइंड यूज में लेना आ जाता है, कहाँ मुझे कैसे अपने आप को डेवलप करना है। लेकिन आप लोगों को बार बार रिवीजन करना चाहिए। एक स्टूडेंट है मेरा जो पिछले कोरोना आने से पहले है ना, जो उसने मेरे बैच में था, पिछले साल नहीं हुआ, मेरे पास फोन आया, सर मेरा नहीं हुआ, मैं दोबारा दूंगा। मैंने ओके, तो सर क्या कैसे पढ़ना चाहिए? मैंने जो डेली पढ़ाया जाए उसको पढ़ो, चैप्टर कंप्लीट होने पर रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो डाउट है टीचर से पूछो। चाहे पढ़ते हुए कोई चीज समझ नहीं आ रही वो भी पूछनी, और अगर डाउट्स आ रहे हैं तो वो भी पूछने, है ना। ठीक है सर, मैं करूँ। मैंने कहा दोबारा मुझे फोन मत करना आप, क्योंकि मैंने मूल मंत्र बता दिए यही है, और मैंने क्लास में बहुत बार बोलता हूँ इस बार, और जितना समय मिला उतना रिवीजन करना। नहीं हुआ सिलेक्शन, 400 करीब रह गए, है ना। फिर बाद में साहब, फिर कल दोबारा फोन आया, सर वो मेरा नहीं हुआ, 400 करीब नंबर आए हैं, तो मैं अब दोबारा दे रहा हूँ। मैंने अच्छा, तो मैंने कहा अब तो सर कैसे पढ़ना चाहिए? मैंने कहा वही बात है, बता क्या क्या करना चाहिए। ऐसे ऐसे मैंने, ये है मूल मंत्र, तो मैंने कर इसको। सर और कोई नई चीज? मैं नई चीज ये है तो पुरानी चीज को प्रॉपर करना है एक बार। आ रही है बात समझ में? आखिरकार मैंने पूछा ये बता कितने चैप्टर करने? सर अभी शुरुआत करी है मैंने। नाला कितने दिन से क्या कर रहा था तू? इतने दिन से तू कर क्या रहा था भाई? बल्कि अब तक तो तेरे को 2 बार रिवीजन कर लेना चाहिए था। तू 2 साल से कोचिंग कर रहा है, तुझे रिवीजन कर लेना चाहिए। तो मैं आपके दिमाग की एक गलत फहमी खत्म कर देता हूँ, कोचिंग करने पे ही सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं। कोचिंग में आपको गाइड किया जाता है, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। मेहनत तो आप ही को करनी है, आप ही के बीच में कोई बच्चा सेलेक्ट होता है और कोई नहीं होता, तो उसके पीछे उत्तरदायी केवल आप हो, सिलेक्शन के पीछे भी और रिजेक्शन के पीछे। आ रही है बात है? और ऐसे पूछते रहो, सोचते हो कोई है ना एक शॉर्टकट नुस्खा मिल जाए सर के पास है ना, यार ऐसा तो कोई दे ही नहीं सकता। कोई मंत्र वंत्र दे दो, या जिंद विंद की कोई ताकत है, या कोई देवता है मेरे अंदर जो मतलब भाई तथास्तु है, तो ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सफल होंगे। आ रही है बात समझ? करो यार, लापरवाही मत करो। जैसे जैसे टेस्ट का जो शेड्यूल है ना उसके अकॉर्डिंग करते चलो। टेस्ट के जो शेड्यूल है आपके, क्योंकि हम टेस्ट के बहाने से हम तैयारी कर लेते हैं ये, और क्वेश्चन सोल्व जरूर है। मेरे रिश्तेदारी में है एक, है ना, जो मैंने एडमिशन करवाया था 11th में, इस साल 12th में है। कल मेरे आमने सामना हो गया 2-3 घंटे तक, वो भी वही था, मेरे नजरें छुपाए छुपाए फिर रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन सोल्व नहीं करता, डाउट नहीं पूछता। उसे बात पूछे क्या, मैंने कहा इस साल तो इनकी नींव भी मजबूत हुई है, सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ यूं आप सही है, अगली साल भी अगर जिज्ञासा जग गई और क्वेश्चन सोल्व करेगा, डाउट पूछेगा,
तो हो सकता है हो जाए, इस साल तो नहीं होगा, इसका 250-300 की रेंज में रहेगा। बात क्लियर है सब? करो यार, मेहनत करो, इतना बताते हैं आपको। बात यही है, कोई अगर स्टूडेंट ये बार बार पूछने की कोशिश करता है, सर मैं क्या करूं कैसे करूं, अरे बात मैं डेली बोलता हूँ आपको, आप है ना जो उस चीज का अनुसरण करो ना यार, आपको खुद ही फील होने लग जाएगा। अब मैं पूछू यार, मैं किसी से पूछूं, योग गुरु, पतला कैसे हुआ जाता है, वो कहेगा आप ये योगा करो, रनिंग करो, ठीक। फिर मैं किसी तीसरे से पूछूं, दूसरे से पूछ, वो सब ये कहेंगे मैं नुस्खे ही पूछता रहा हूँ, अप्लाई नहीं करूँ तो फिर क्या होगा? बात क्लियर है? इसे प्लीज मेहनत करो, है ना। तो पीडीएफ मैंने पूरी लिखने के लिए कही थी आपसे। और देखो भाई, अनिवार्यता मापदंड आनंद स्टोर ने दिए थे 1939, ठीक है। आई बात समझ में? और 4 थे भाई, जिसके बिना पाद अपना जीवन चक्र पूरा नहीं सके, यानी जीवन चक्र की कोई ना कोई घटना अधूरी रह जाएगी, ठीक है। जनन अधूरा रह जाएगा, पुष्पन अधूरा रह जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा रह जाएगा कि वो जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, उपापचय में सीधा प्रत्येक रूप से सम्मिलित होना चाहिए, यानी सीधा उसका उपयोग होना चाहिए, ये नहीं कि वो किसी दूसरे रूप में बदल के उपयोग हो रहा है। तीसरी बात, आवश्यकता विशिष्ट होनी चाहिए। आवश्यकता विशिष्ट मतलब उसकी कमी को वो ही पूरा कर सकता है, दूसरा पूरा नहीं कर सकता। दूसरा, उसकी कमी में क्या होता हो, विकार उत्पन्न होता है, और वो विकार उसी की उपस्थिति में सही होता हो। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। क्लियर है क्या? यस और नो? अब मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर, तो देखो भाई, मात्र ये पूरा लिख लिया होगा ना पीडीएफ आप लोगों ने, क्योंकि ज्यादा बड़ी पीडीएफ ये थी नहीं। तो मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर ध्यान से सुनिएगा भाई, कि भाई एक तो ज्यादा मात्रा में चाहिए और एक कम मात्रा में। अब वो मालूम कर लेंगे भाई कितना ज्यादा मात्रा में चाहिए, कितनी कम मात्रा में। लेकिन ध्यान से सुनना भाई, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए उनको बृहद पोषक यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो कम मात्रा में चाहिए उनको सूक्ष्म पोषक कहते हैं। बात क्लियर है सबको? तो अब कितना चाहिए भाई? तो जो कोई भी ऊतक है उसके शुष्क भार का 10 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है क्या? आगे बात, वो मिलीग्राम नहीं, माइक्रोमोल पर माइक्रोग्राम पर लीटर जाता है, या फिर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, सॉरी, है ना, केजी में दिया हुआ, क्योंकि ऊतक की शुष्क भार की बात हो रही है ना। तो शुष्क भार कितना भाई? मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी से अगर ज्यादा है तो वो क्या है? वो है बृहद पोषक। और इससे अगर कम है, शुष्क भार है ना, शुष्क भार की बात हो रही है, अगर 10 मिलीमोल पर केजी से कम है तो वो क्या है भाई? अच्छा, ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन कभी कभी शुद्ध भार में भी पूछ लेता है, जबकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए। तो 1 to 10 माइक्रोग्राम पर लीटर की रेंज में है तो वो है क्या? बृहद अणु। और अगर 0.1 to 1 माइक्रोग्राम पर लीटर है तो वो क्या है? सूक्ष्म पोषक। बात क्लियर सब? तो ये मात्राएं आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो मोर देन, अगर शुष्क भार की बात हो रही है, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी शुष्क भार, आ गई बात समझ में? और अगर लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी है तो वो है सूक्ष्म पोषक। 1 to 10 माइक्रोग्राम पर लीटर है बृहद पोषक। 0.1 to 1 माइक्रोग्राम पर लीटर है, आ गई बात समझ में? तो ये पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में ये मोल वाला दिया हुआ, लेकिन आपको फिर भी ये ध्यान से रखना। तो बताइए भाई, आसानी से दिख जाएंगे नहीं दिख जाएंगे? इनके क्रियात्मक प्रभाव है, ये अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब मुझे एक बार बताओ भाई, ध्यान सुनना, कोई चीज आपको, सपोज करो दवाई दी डॉक्टर ने और कहा कि एंटीबायोटिक दे रहा हूँ 5 दिन में लेनी, आप एक ही दिन में लोगे तो नुकसान करेगी नहीं करेगी? है ना, करेगी भाई, सही बात है। आपको डेली की एक ही लेनी है, और अगर आप सोचो ले एक ही दिन में लेके खत्म कर दो यार बीमारी सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो अगर वो अल्प मात्रा में चाहिए तो थोड़ी सी भी ज्यादा हो जा रही है तो नकारात्मक प्रभाव दर्शा रही। और आप सपोज करो जब 2 रोटी खाते हो, वह 4 रोटी खा ली, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। आई बात समझ में?
ये थोड़ी अब तुम 100 ग्राम गाजर का हलवा खाना था तुम्हें, फिर तुम्हारी जीभ ने थोड़ा और जोर मारा है, ये क्या थोड़ा और खा ले, तो आपने कहा 100 ग्राम हलवा और देता गाजर, है कि नहीं? तो क्या वो गाजर हलवा गड़बड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब वो तुम खा जाओ आधा किलो, तो जब तो बात ही अलग है ना, आपसी पढ़ाई दिखा दो। आए भाई, अब 2 रोटी से 3 रोटी खा ले रहे हो, 4 की जगह 4 खाते हो, 5 खा ले रहे हो, 6 खा ले रहे हो, सब्जी बढ़िया बनी है, चलो भाई कोई बात नहीं यार, ज्यादा खा, कोई ऐसी नुकसान वाली कोई बात नहीं। लेकिन अगर एंटीबायोटिक डेली की 1 गोली लेनी थी और आपने ले ली 2 गोली, तो वो भी नुकसानदायक है। ठीक, तो कोई भी चीज अगर अल्प मात्रा में चाहिए, तो उसकी अगर थोड़ी सी मात्रा अधिक हो जाएगी तो विषैला प्रभाव दर्शाती है। आई बात समझ में? जबकि अगर कोई चीज जो बृहद मात्रा में चाहिए, अगर वो थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है, तो विषैला प्रभाव नहीं दर्शाती। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ध्यान सुनना यही पे कॉन्सेप्ट, कि ये जो सूक्ष्म सामान्यतः जो न्यूनता रोग लक्षण या फिर जो विषैले प्रभाव होते हैं, वो अधिकांश, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हमेशा, मैं बोल रहा हूँ अधिकांशतः सामान्यतः जो न्यूनता रोग लक्षण या फिर विषैले प्रभाव, वो सूक्ष्म पोषकों के कारण होते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी मात्रा बढ़ गई, क्योंकि अल्प मात्रा में चाहिए, थोड़ी सी बढ़ गई तो क्या होगा? विषैला प्रभाव। थोड़ी सी कम होगी तो न्यूनता प्रभाव। जबकि ये जो बृहद अणु है, इनको क्या चाहिए? लार्ज परास है इनके, ठीक है, लॉन्ग रेंज में चाहिए, मोर देन 10 मिलीमोल पर के। जब थोड़ा बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो कोई नहीं, तो सामान्यतः इनके विषैले प्रभाव नहीं देखने को मिलते। आगे बात, ऐसा नहीं है इनके न्यूनता रोग लक्षण नहीं होते, इनके न्यूनता रोग लक्षण भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा चाहिए, कम हो रहा तो न्यूनता रोग लक्षण। लेकिन विषैले प्रभाव तो सामान्यतः किसके ही दिखते हैं? न्यूनता ये सूक्ष्म रोग लक्षण हो गए, वो सूक्ष्म पोषक हो गए। आगे बात समझो, क्योंकि थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो विषैला प्रभाव, थोड़ा सा कम हो गया तो न्यूनता रोग लक्षण। तो सामान्यतः ये किसके होते हैं? सूक्ष्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि बृहद पोषकों के नहीं होते, होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? सामान्यता है। क्लियर है सबको? तो आखिरी बार लिखा रहा हूँ, अब नहीं लिखा, आखिरी बार का मतलब है इस चैप्टर में। मैं तो अगली साल आओगे दोबारा लिखाऊंगा, ये मत सोचना, ठीक है ना? या कोई दूसरी बचाएंगे, मैं तो उनको लिखवाता रहूंगा। अभी तो RM 18 है, RM 17 है, ठीक है, कन्नड़ में लिखवाऊंगा मैं आपको। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK, CSMG, BCl, मोनी, मंजन, कोबाल्ट कहीं भी नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं है ना। आगे बात समझ। अब ध्यान सुनना, कार्य के आधार पर इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया। क्या क्या भाई? एक तो रटने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को आप सिंपली पकड़ो। एक तो संरचनात्मक अवयवों घटक, दूसरा ऊर्जा संबंधित यौगिकों घटक, ठीक है, क्लियर है। दूसरा एंजाइमों के सक्रिय निष्क्रिय, आपने पढ़े थे ना कि वो जो होलो एंजाइम होता है, होलो एंजाइम में एपो एंजाइम और कोफैक्टर। कोफैक्टर अगर कार्बनिक पदार्थ है तो उसको कोएंजाइम। विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं बी एंड सी, ठीक है, और नहीं होते। और इधर जो है सामान्यता है ना, ठीक। और ये अगर सपोज करो अकार्बनिक है तो उसको हम कोफैक्टर ही बोल देते हैं। लेकिन ये कार्बनिक जो है कोएंजाइम को भी कोफैक्टर ही कहते हैं, ऐसा नहीं है। आगे बात, ये टीचर्स ने कॉन्सेप्ट चेंज करा है। ये 2019 में क्वेश्चन आया, सब लोग बिड़ रहे थे, सब मेरे से सब बिड़ रहे थे, सब आंसर की मैं गलत दे दिया, तो मैंने भाई आने दो आंसर, मान ही नहीं रहे थे लोग। अरे इसमें क्या था, ये नेट वगैरह की तैयारी करी थी ना, तो उस टाइम पे पढ़ाते थे। और वो एक लेनिंजर बुक आती है बायोकेमिस्ट्री की, उसमें ये था, पर अब कोई मान ही नहीं रहा था। और हम तो क्या, हमारे तो बोटनी वाले ऐसे रह गए, जो बोटनी वालों को तो जूलॉजी संबंधित कोई पता ही नहीं। अरे यार ऐसा थोड़ी है भाई, बायोमोलिक्यूल वाला कॉमन चीज। तो उस टाइम 1-2 सर तो बहुत बहस कर रहे थे, ये नहीं, ये नहीं होगा, ये लिखा हुआ है। अरे मैंने कहा डर जाओ। और उनको लेनिंजर दिखाती, क्या है इंटरनेशनल बुक में कुछ भी चलता हो, इसमें देखो। अरे तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि कोई एंजाइम को फिक्र नहीं है? कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा तो लिखा ही नहीं है एनसीईआरटी में, कहीं लिखा हो तो बताओ। फिर बाद में जब वो आंसर की आई तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे भाई ये है, क्योंकि जिन लोगों ने नेट वगैरह के लिए दिया हुआ है ना, उनको पता है कि ये ऐसा आता है। फिर बाद में सबने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया।
फिर उस वैसा ही क्वेश्चन वहां पे आया था, वो उड़ीसा में दोबारा हुई थी, बाढ़ आ गई थी, तो उड़ीसा में 2019 में फिर दोबारा हुआ, तो उसमें है ना जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का आ गया था, तो उसमें भी ये सब कंफ्यूज है ना, बहुत लफड़े हुए थे इस पे, और सब मेरे को ऐसा जो जात भाषा कर दिया ये सबसे बहस कर रहा है, ये बॉटनी का हो गया, हम जूलॉजी वालों से बहस कर रहा है, ये हमारी है ना जो, अरे मैंने कहा आने दो भैया, आंसर की आने दो, सही में जब आंसर की आगे ना, अरे हाँ यार तुम सही, मैं नाला है, तुमने तो मुझे जात बाहर करने में कभी नहीं, मतलब ऐसा सोच रहे थे हमारी काट कर रहा है ये, हमें गलत साबित कर रहा है, चलो जी, जबकि मैं कौन होता हूँ गलत और सही साबित करना, बुक्स में लिखा हुआ था, तो उस वजह से मैं बोल रहा था, ऐसा पढ़ा हुआ है मैंने, इसलिए मैं बोल रहा था, नहीं तो मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी होगी भाई, मुझे जो किताबों में लिखा हुआ है वही पढ़ा है। ठीक है जी, क्लियर है भाई सबको, बीसीएल मोनी मंजन है ठीक। तो संरचनात्मक घटक वही एंजाइमों के जो सक्रिय और निष्क्रिय कोफैक्टर्स आ गई बात है, और कुछ पराशरण से संबंधित भी होते हैं। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात, बताइए जितने भी जैव अणु है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो सब में है ही है, और बताओ न्यूक्लिक अम्ल और जो प्रोटीन है उनको बताओ नाइट्रोजन भी होता है। अच्छा, अब बात आती है कि ऊर्जा संबंधित यौगिकों घटक, तो ऊर्जा संबंधित यौगिकों घटक में एक तो देखो भाई अपने फॉस्फेट एटीपी, अब एटीपी की पूरी संरचना पढ़ी आपने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा और क्या बताओ, फॉस्फेट ही तो है, आ गई बात समझ। फिर बाद में ये क्या नाम है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर आप, मैं पर्णहरिम की संरचना पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा उसमें और क्या, मैग्नीशियम। अच्छा मुझे एक बार बताओ यार, पर्णहरिम को जलाया जाए तो राख में क्या बचेगा, मैग्नीशियम ही बचेगा, क्योंकि देखो कार्बन CO2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन H2 CO2 के रूप में, हाइड्रोजन अमोनिया और H2 के रूप में, और नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में, बचा क्या, मैग्नीशियम। अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि आप एस एनालिसिस मेथड पढ़ते हो ना बायोमोलिक्यूल, उससे संबंधित क्वेश्चन आता है, आई बात समझ में, तो क्लियर है भाई सब। और दूसरा ये जो सक्रिय निष्क्रिय का प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो चैप्टर है ना, उसमें बहुत सारे एंजाइम पढ़ेंगे, तो रिएक्शन में लिखेंगे कि ये हेक्सोकाइनेज इसके लिए मैग्नीशियम चाहिए, पायरुवेट का लिए मैग्नीशियम, पोटेशियम चाहिए, है ना, ये सब वहां पे, रूबिस्को के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आई बात समझ। नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, उसको क्या चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, आयरन चाहिए, आ गई बात समझ में, तो ये सब वहां पे हम पढ़ने वाले हैं, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा कंपाइल करके आपको लिखवा देंगे, ठीक, क्लियर है। फिर बाद में आता है परासरण से संबंधित, परासरण सांद्रता यार, वो रंध्रों खुलने बंद होने में कौन सा आयन था, वो पोटेशियम आयन था, और क्लोराइड आयन भी रोल प्ले कर रहा था ना भाई, तो ये तो हमें पता ही पता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो आप रटो मत, चीजों को समझो केवल, ठीक है, कि हमने कहा क्या चीज पढ़ी हुई है, वही चीजें यहाँ पे कंपाइल हो रही थी, और कुछ भी ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है भाई। तो देखो 4 श्रेणियों में विभाजित किया, कार्बन हाइड्रोजन संरचनात्मक तत्व बताओ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बात क्लियर है सबको। ऊर्जा संबंधित यौगिकों घटक फॉस्फेट और मैग्नीशियम, आई बात समझ में। फॉस्फेट जो है ये होता है आपके एटीपी में, और मैग्नीशियम होता है पर्णहरिम, एंजाइम सक्रियक या बाधक। तो देखो मैग्नीशियम, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, सब आगे आएंगे, ठीक है, इसलिए लोड मत लेना। हाँ यहाँ पे मैं कुछ बातें बता दूंगा, अपने एनसीईआरटी में जो इस चैप्टर में लिखे हुए हैं, जो आगे नहीं पढ़ोगे उनके बारे में बता दूं भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो मैग्नीशियम रूबिस्को को चाहिए, पेप्केज एंजाइम, पेप्केज मैंने आपको लिखवाया था उसमें, जब रंध्र खुलने बंद होने, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। मेरा मूड अपसेट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे अलग अलग इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ज्यादातर को नहीं पता। बोलो आया ना, ये हकीकत है ना। हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज आदि का सक्रिय, जिंक, जिंक जो है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज, इन सब के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा ध्यान से सुनना भाई, ट्रिप्टोफैन और ऑक्सीजन के संश्लेषण में सहायक, मैं आपको बता देता हूँ, 3 एमिनो अम्ल है जिनमें एरोमेटिक साइड चेन होती है। कौन कौन से होते हैं वो एरोमेटिक एमिनो एसिड, जिनमें साइड चेन में एरोमेटिक श्रृंखला होती है, और फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, आई बात समझ। आपको जूलॉजी वाले सर ने
इनके सिंबल्स लिखा होंगे सारे के, मैं भी आपको 12th में लिखवाऊंगा। वैसे फिनाइलिन का वन वर्ड सिंबल है एफ, क्योंकि प्रोलीन का होता है पी। आगे टायरोसिन का वाई, ट्रिप्टोफैन का डब्ल्यू, क्योंकि टी जो है वो थ्रियोनिन का है। आई बात समझ? तो ये सब मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, सर ने भी डिस्कस किए होंगे। करे क्या? टायरोसिन मैं आपको पूरे डिस्कस करूंगा, चिंता मत करो। कौन सा बैच है? एटी है ना पक्का? जल्दबाजी में खड़ा करो। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनो अब। ट्रिप्टोफैन की जो साइड चेन होती है ना, पार्श्व श्रृंखला, उस पार्श्व श्रृंखला में जो वो बेंजीन नुमा जो बलय होती है, देखो इधर, ये होती है इंडोल वलय। कौन सी होती है? और इसका डब्ल्यू सिंबल बताऊं क्यों दिया गया है? देखो आ गई बात समझ? ये है इसके पीछे मुक्कान बनवर्ड जो सिंबल दिए गए हैं ना, तो इंडोल। और ऑक्सीजन का नाम बोलो, इंडोल एसिटिक एसिड होता है नहीं होता है? तो इसमें अगर सपोज करो CH2COOS लगा दिया तो इंडोल एसिटिक एसिड हो गया। तो बताइए ऑक्सीजन का पुरोगामी कौन है? यानी ऑक्सीजन संश्लेषण किससे होता है? ट्रिप्टोफैन से। किससे होता है? तो अब आपसे चाहे मैं कहूँ बताइए जिंक किसकी संश्लेषण में आवश्यक है? ट्रिप्टोफैन के में आवश्यक है। यस है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन से आगे क्या बनेगा? ऑक्सीजन बने। तो अब चाहे ऑक्सीजन के लिए पूछ और चाहे ट्रिप्टोफैन, क्योंकि ट्रिप्टोफैन बनेगा तभी चाहे ऑक्सीजन बनेगा, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं बन सकता। और ट्रिप्टोफैन बनेगा तो ऑक्सीजन बनेगा, तो ट्रिप्टोफैन बनने के लिए जिंक चाहिए। तो अब जिंक चाहे ट्रिप्टोफैन के बोलो और चाहे ऑक्सीजन के लिए। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? ध्यान रखना है हमारे एनसीईआरटी में क्यों है। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम एक तो नाइट्रोजन एंजाइम के लिए चाहिए। नाइट्रोजन ये एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और एक नाइट्रेट रिडक्टेज, ये नाइट्रेट रिडक्टेज को चाहिए। ध्यान रखना एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे काम में आता है नाइट्रेट रिडक्टेज, सारी कहानी बताएंगे। निकेल जो है वो यूरिएज और हाइड्रोजन है। आयरन ध्यान से सुनना, ये आयरन और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन जहाँ पे भी होता है ना, लेना देना, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेने देने वाले अवयवों में इनका नाम काम होता है। ठीक है, तो आयरन देखो कैटेलेज का सक्रियक होता है। कैटेलेज एंजाइम नाम सुना आपने? कहाँ पे पाया जाता है? पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सीडेज प्रकृति का एंजाइम है, H2O2 को तोड़ता है। मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम, है ना? वैसे आपको शायद सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज लिखवाते होंगे टीचर्स, यही लिखवाया है क्या? क्योंकि इसका जो है 4 × 10⁻⁷ टर्नओवर नंबर होता है। नहीं, मैं जूलॉजी वालों ने भी लिखवाया है क्या? SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, वो मोस्ट एफिशिएंट सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जबकि कैटेलेज जो है वो फास्टेस्ट एंजाइम। बस, तो साइटोक्रोम, हीम, फेरेडॉक्सिन, ध्यान से सुनना। साइटोक्रोम का नाम सुना आपने? साइटोक्रोम एक क्या होता है? वर्णक होता है। ठीक है, तो उसमें आयरन उपस्थित होता है। हीम समूह में भी आयरन उपस्थित होता है। हीम, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन संरचना पढ़िए। फेरेडॉक्सिन में भी क्या होता है? हीम उपस्थित, वो एफ उपस्थित होता है। ध्यान सुनना, आपको मैं प्रकाश संश्लेषण में पढ़ाऊंगा। O2 उत्पादनकारी संकुल, क्योंकि वो हिंदी में है ना, जो शब्द गड़बड़ हो जाते हैं मेरे, ऐसा लगता है तुतलाहट आ रही हो। तो O2 उत्पादनकारी, क्योंकि है ना वो इस पे थोड़ा जोर देने की कोशिश कर रहा था। O2 उत्पादनकारी संकुल, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वही है। इसमें O2 का जो उत्पादन होता है जब प्रकाशिक अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, वहां पे बताएंगे आपको। तो वहां पे उसमें मैंगनीज, कैल्शियम और क्लोराइड तीनों उपस्थित होते। यहाँ तक बता दूं, एक O2 के उत्पादन में 4 मैंगनीज, 1 कैल्शियम, 1 क्लोराइड का रोल होता है, लेकिन उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं। आपको ध्यान रखना O2 उत्पादनकारी संकुल में मैंगनीज, कैल्शियम और क्लोराइड। आ गई बात समझ में? क्लियर है सबको? तो ये ध्यान रखना, OES इससे संबंधित बातें लिखी हुई है हमारी एनसीईआरटी में, इसी चैप्टर में, इसलिए बता रहा हूँ। तो आएगा तो आगे, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी था। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? मैंगनीज के प्रकाशिक अपघटन O2 उत्पादन में सहायक है नहीं, मैंगनीज भी है ना, कैल्शियम भी है, क्लोराइड। लेकिन अगर एक के बाद पूछ ले तो बता, ज्यादा वरीयता किसको देनी है? मैंगनीज को देनी है आपको, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी जो है मैंगनीज को फोकस कर रही है। एक के ऊपर 4 आराम से बैठो, देखो कितना खुला हुआ है। वैसे बीच बीच क्यों बैठना है यार?
बता है या नहीं? रिलैक्स मूड में बैठो, बढ़िया। अब पीछे बैठने का तो जो परम आनंद होता है ना, उसकी तो शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, है या नहीं? मतलब हम ये सोचते थे पीछे पीछे, और ये छठी क्लास से आदत। परम सुख, परम सुख प्रदाता स्थल जो होता है क्लास का, वो सबसे पीछे। आगे वाले में तो पूरा अलर्ट होके बैठना पड़ता है, गुरुजी ध्यान और रखते हैं। चलो जी, मेंटेन ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी परासरणी सांद्रता को बनाए रखने। तो देखो भाई, ध्यान से सुनना। कोशिका से कोशिका परासरण विभव को बनाए रखने में। अब परासरण विभव बताइए, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। तो बाहर पॉजिटिव तो सोडियम आयन की वजह से, अंदर नेगेटिव क्लोराइड। अब सोडियम जो है वो अनिवार्य पोषक तत्व तो है नहीं, लेकिन क्लोराइड तो है। तो देखो पोटेशियम का रोल पड़ा आपने, क्योंकि पोटेशियम भी अंदर बाहर होता नहीं होता नेगेटिव पॉजिटिव में, और क्लोराइड। ये तो आपको ध्यान रखने ही रखने है ना, इसमें तो कोई रोड़ा ही नहीं। और नाइट्रेट और सल्फेट भी ध्यान रखने, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अरे सिंपल है यार, देखो बताओ भाई, संरचना देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। वो जो है सक्रिय वो क्या नाम है, ऊर्जा उत्पादनकारी अणुओं घटक, फॉस्फेट एटीपी का, मैग्नीशियम जो है अपने पर्णरिम का। फिर बाद में जो है आपका मैग्नीशियम, देखो रूबिस्को, हेक्सोकाइनेज, पैपकेज, ठीक है, क्लियर है। पायरुवेट का नाम बहुत है, लिखवाएंगे आगे। फिर जिंक, जिंक जो है, जिंक ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजन संश्लेषण कार, और किस किस में भाई बताइए? एक तो एल्डोलेज, एक कार्बोक्सिलेज, और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। आई बात समझ में? अपना आयरन जो है वो आयरन किस में? कैटलेज, सक्रियक, और देखो हीम, साइटोक्रोम, फेरेडोक्सिन, इनका घटक होता है। वह मैग्नीज जो है O2 उत्पादन में सहायता करता है, ठीक है। मोलिब्डेनम जो है नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट प्रोडक्ट, नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्राइट है, देखो ध्यान सुनना। NO3 माइनस है नाइट्रेट, NO2 माइनस है नाइट्राइट। तो नाइट्रेट रिडक्टेज है, कहीं आप है ना पहला ही ऑप्शन लिखा रहे नाइट्राइट रिडक्टेज, अरे हाँ यही तो है, यही तो पटा पटा से लग रहा है। हाँ हाँ, ऐसा मत कर देना, ऐसे ही कंफ्यूज करता है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करो, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे डिजाइन के बने होते हैं कि आपको कितना पागल बना सके वो, और कुछ नहीं है। आपको कितना पागल बना सके, पढ़े हुए में से भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है केवल वो। ये है क्वेश्चंस की पॉलिसी, और कुछ भी नहीं है। इसलिए बढ़िया ध्यान से पढ़ो ना, गौर करके, क्या दिक्कत है। और जो बच्चा रिवीजन करा होगा ना, वो तुरंत कर देगा। बाकी वो कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में टप्पा लगेगा, टप्पे में कभी कभी गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है, और माइनस मार्किंग हमेशा पीछे लेके जाती है। ये फैक्ट है, ठीक है भाई। तो ये कहानी हुई पूरी सबकी, बोलो हाँ या ना? रंध्रीय गति को बताओ, पोटेशियम आयन मेंटेन करता नहीं करता? बफर क्या होता है भाई? जो पीएच में परिवर्तन को विरोध करे, ठीक। तो ये जो फॉस्फेट होता है ना, दुर्बल अम्ल और इसके लवणों के लिए क्या करता है? बफर का कार्य करता है। अब खनिज तत्व और अखनिज तत्व, मैंने आपको वहां पे लिखवा दिया था कि बताओ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खनिज तत्व, बाकी सब खनिज। क्योंकि आयनों के रूप में नाइट्रोजन वायुमंडल में N2 के रूप में, गैस के रूप में, इनके वायुमंडल से सीधे अवशोषित हो रही है। नाइट्रोजन स्थिरकार जीवाणु पहले उसको अमोनिया परिवर्तित कर रहा है, अमोनिया से फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट बन रहा है, नाइट्रिक जीवाणु, रसायन स्वयंपोषी। आ गई बात समझ में? तो बताइए, जो आयनों के रूप में अवशोषित हो रहा है वो खनिज है, जो आयनों के रूप में अवशोषित नहीं हो रहा वो अखनिज। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो क्या हो गया? खनिज हो गए, नहीं? बाकी बच गए सारे 14 जो खनिज है या नहीं है। आयन और रूप में अवशोषित हो रहे, सीधी सीधी सी बात है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अनायनिक या नॉन आयनिक बताइए? कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन CO2 और H2 से प्राप्त होते नहीं होते? अब अगर बात की जाए तो बताइए भाई, पादप काय का जो शुष्क भार है ना, तो जैव अणुओं का अधिकांश भाग किससे बना हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और अगर अकेला अगर हम देखें, शुद्ध भार भी अगर हम देखें, तो बताइए सबसे ज्यादा, बताइए क्या जल ही तो है हमारे शरीर में, है या नहीं है? 70% करीब। तो मुझे बताओ भाई, जल में क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और हर जगह जैव अणुओं में भी ऑक्सीजन उपस्थित। तो आपको बायोमोलिक्यूल में सर ने लिखवाया था कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है, तत्व एलिमेंट, वो है ऑक्सीजन, शुद्ध भार में। किसमें? अगर शुष्क भार की बात कर ले हम,
तो बताइए एस्ट्रो तो निकाल दिया हमने, उड़ा दिया, तो अब फिर क्या बचा, फिर कार्बन होगा। शुष्क भार का सबसे ज्यादा कौन सा है, और शुद्ध भार का सबसे ज्यादा, बात क्लियर हुई, सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, आगे बात है। तो ये तीनों मिलके बताइए कुल शुष्क भार की बात कर लो, क्योंकि अब भाई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों मिला के, तो जैव जितने भी उनमें कार्बन हाइड्रोजन, और अगर शुद्ध भार की बात करें तो भी सबसे ज्यादा यही भाग बना रहे हैं। बात क्लियर है सबको। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त सभी अनिवार्य पोषक तत्व, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटाओ, एनपीके, सीएस, एमजी, बीसीएल, मोनिबंधन फैक्टर, ये सारे खनिज तत्व, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं पूछो मत जाने क्या क्या हो रहा है। क्रिटिकल एलिमेंट क्या क्या होते हैं भाई? क्रिटिकल एलिमेंट क्या होते हैं? वे पोषक तत्व, ध्यान सुना, क्रांतिक तत्व, क्रिटिकल मतलब होता है क्रांतिक। क्रांतिक क्या होती है, मैंने आपको बताया कि मिनिमम आवश्यक मात्रा के संदर्भ में जो शब्द उपयोग में आता है वो है क्रांति। भैया मुझे डेली की सुबह शाम 2-2 रोटी तो चाहिए ही चाहिए, नहीं मेरी हालत खराब हो जाएगी फॉर। तो मेरी जो क्रांतिक मात्रा की आवश्यकता है रोटियों की, वो है भैया 4 रोटी तो चाहिए मुझे। आ गई बात है, क्योंकि अगर इससे कम खाऊंगा तो मेरा शरीर काम नहीं करेगा। आप मैं सोचो सर 4 ही खाते हैं, इतना कम कैसे खाते? नहीं खाता तो मैं ज्यादा हूँ। मैं तो एक उदाहरण बताऊँ, क्रांतिक बताइए मैंने, क्रांतिक, अब अक्रांतिक तो कितनी हो सकती है? चलो जी, तो क्रांतिक आवश्यकता, क्रांतिक आवश्यकता मतलब होता है मिनिमम आवश्यकता, कि भाई न्यूनतम इतना तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर मामला खराब हो जाएगा, कुपोषण आ जाएगा। आगे बात, तो सामान्यतः अगर देखें कि भाई जितनी आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता पादपों के लिए, उसके आसपास कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, एनपीके। आई बात? आप देख लो, हम खाद डालते हैं तो बताओ खाद क्या डालते हैं? यूरिया, पोटास वगैरह डालते नहीं डालते? क्या होता है उनमें? वही नाइट्रोजन, फॉस्फेट वगैरह होता है। बोलो आए ना? और तो नहीं डालते कभी? कोई कोई विशिष्ट फसल के लिए जिंक वगैरह डालते हैं हम। बताओ कौन सी फसलों के लिए डालते हैं जिंक? है जिनमें ये जो प्रोटीन से प्रचुर होती है ना, उनमें जिंक डालते हैं हम खेतों में, वो भी थोड़ा, क्योंकि वो ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए चाहिए ना जिंक। आई बात समझ? तो अपने भारत में कसम का काम बहुत बेकार है। मैंने देखो तुम लोगों को कसम डला के, तो मैंने वो डिलीशन मेरे ऊपर भी कल कसम चढ़ी यार, और मामला खराब कर दिया। तो क्रिटिकल एलिमेंट समझ में आ गए भाई? एनपीके आ गई बात समझ में? मैंने कल पान खा लिया, तो अब है ना, जो ये ज्यादा हाई फाई भी बनते ना, तो हमारे बाजी वगैरह सभी थी, कल कहीं गया, कैसा लग रहा था ये बताओ, दांत कैसे हो रहे थे। अब मैडम जी आ गई जोश में, मेरी कसम हाथ पकड़ के बच्चे के ऊपर हाथ रख। अरे कोई बात है? वो दांत लाल हो गए ना उसके, वो बहुत अजीब लगा यार। ये कोई बात? मैंने हम बिना कच्चे का पान खा लेते, पता ही नहीं। चलो, और कभी कभार कोई जाने कितने साल में खाया, मतलब ऐसे फाउंडेशन है। कसम का मामला बहुत खतरनाक है। चलो जी, तो क्रिटिकल एलिमेंट समझ में आ गए सबको? चलो, ये तो हंसने की बात थी, और वास्तव में मतलब ये साइकोलॉजिकली बहुत गड़बड़ मामला है वैसे। तो क्रिटिकल एलिमेंट समझ में आ गया बेटा सबको? एनपीके क्यों है, ये समझ में आया कारण? बोलो आया ना? इस चैप्टर में तुम्हारा एंटरटेनमेंट करवाता रहूंगा मैं, क्योंकि याद करने वाला चैप्टर है, इसलिए बीच बीच में लाइट मोड पे लेके जाऊंगा तुम्हें, और कुछ कारण नहीं।
तो एनपीके समझ में आया सबको, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम। तो क्रांतिक सांद्रता क्या होती है ये समझ में आया, न्यूनतम आवश्यक सांद्रता, भैया इतना तो चाहिए ही चाहिए, अगर इससे कम हो गया तो न्यूनता रोग लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो मिनिमम आवश्यकता उसको बोलते हैं क्रांतिक आवश्यकता। तो क्रांतिक तत्व जो कि भाई सामान्य मिनिमम आवश्यक मात्रा में ही उपलब्ध है कि भाई, और सामान्य इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्यों? क्योंकि पादपों को न्यूनतम आवश्यक मात्रा पे ही उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए एडिशनल हम खेत में डालते हैं। एनपीके समझ में आ गया? तो बढ़िया जोड़ा सा और बना हुआ, मैं तो याद कर रहे हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीके, सीएसएम। तो एनपीके क्रांतिक तत्व, ठीक है, क्लियर है क्या? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य तत्व क्या होते हैं, जिनसे प्रोटोप्लाज्म के घटक बने हुए। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, जीव द्रव्य तरल नहीं, उसमें सारे कार्बन मतलब ग्लूको है ना, सारे जैव अणु वगैरह सब कुछ। तो बताओ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो है ही है भाई। और बताओ फॉस्फेट, एटीपी वगैरह, डीएनए वगैरह भाग है नहीं। सल्फर बताइए एमिनो अम्लों में उपस्थित होता नहीं होता, मिथ्योनिन और सिस्टीन में। बोलो आया ना, तो प्रोटीन और घटक। इनके अलावा बताओ और कोई सा तत्व कहीं होता है क्या? किसी जैव अणु का संरचना तो नहीं होता। आ गई बात समझ? तो जीव द्रव्य तत्व कौन से हो गए भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और सल्फर। बैलेंसिंग जो है वो है काकमांग। बैलेंसिंग कौन से? काकमांग, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, काकमांग, ठीक है। कौन से? काकमांग, बैलेंसिंग, संतुलन। क्योंकि अगर कोई दूसरे कोई तत्व की अगर अधिकता हो जा रही है तो उसकी विषाक्तता को कम करने में ये सहायता करते हैं, ठीक है। तो काकमांग, बैलेंसिंग। और एक बेनिफिशियल, आपके हिंदी में क्या, बैलेंसिंग और बेनिफिशियल दोनों को एक जैसा ही कर रखा, लेकिन परेशान मत होना, मॉड्यूल में गड़बड़ मिसप्रिंटिंग है ना। अगर दिया है तो, नहीं दिया तो कोई रिप्लाई नहीं। तो बेनिफिशियल लाभदायक तत्व ना शीशे को, कौन से? ना शीशे को, ठीक है जी, क्लियर है क्या? तो ये क्या होते हैं, ये अनिवार्य तत्व तो नहीं है, लेकिन विभिन्न उपापचय क्रियाविधियों में उपयोग होते हैं। जैसे बताओ सोडियम का तो तुम्हें पता ही पता है। ये सिलिकॉन जो होता है ना, ये सेलेनियम, सेलेनियम एक एमिनो अम्ल है जो सामान्यतः अभी बताया नहीं जाता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में चाहे बीडीएस करो, चाहे एमबीबीएस करो, चाहे कुछ भी करो, है ना, उसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एक सेलिनोसिस्टीन एमिनो एसिड है और स्टैंडर्ड एमिनो एसिड और है ये 21st स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, इसी का नाम। कौन सा बैच है ये, कौन सा है? ठीक है जी, आए बात समझ? तो सेलिनोसिस्टीन जो है 21st स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, वो आपके यहाँ पे नहीं बताया जाता। आपको तो 20 मानने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जिनके क्या होता है, आनुवांशिक कूट होते हैं ना, पढ़ाया होगा सबने, क्योंकि सर एक ही बार डिस्कस करते हैं, मुझे पता है। ठीक, बात क्लियर है सबको? तो ये सेलिनोसिस्टीन, कोबाल्ट बताओ विटामिन बी 12 में है या नहीं, साइनोकोबालामाइन। तो ये क्या है, ये है लाभकारी तत्व जो अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन इनकी अलग अलग जगह आवश्यकताएं होती है। बात क्लियर बेटा सबको? यस और नो? तो अब देखो भाई, क्रांतिक तत्व हो गए एनपीके। देन जीव द्रव्यक तत्व कौन से हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोर, फॉस्फेट और सल्फर। दूसरा हमारे बैलेंसिंग तत्व काकमांग, और लाभकारी तत्व जो है वो नासीसे को। कोई दिक्कत की जो? और अगर मैं बात करूं अनिवार्य खनिज तत्व, अब खनिज तत्व बोलते बताओ आपकी, एक तो क्या है एनसीईआरटी की डेफिनेशन है ना, इज मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट अनिवार्य है ना, जबकि उसमें पता है क्या होना चाहिए, वो अनिवार्य पोषक तत्व होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या, अनिवार्य खनिज पोषक तत्व। अब स्टूडेंट खुद ही कंफ्यूज हो जाए, सर खनिज तो वो 14 ही थे, वो तो है ना, जो तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो नहीं, तो सर उनमें से बृहद और सूक्ष्म होने चाहिए। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है इन शब्दों को देख के, तो आप परेशान मत होना। एक्चुअली वो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए हिंदी में, अनिवार्य पोषक तत्व। आ गई बात समझ? अब उसमें से फिर खनिज और अखनिज हमने डिफाइन कर दिए कि जो आयनों के रूप में अवशोषित होते हैं वो खनिज है, जो आयनों रूप में अवशोषित नहीं होते वो अखनिज तत्व। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब बात आती है भाई कि जो अनिवार्य खनिज तत्व, अनिवार्य खनिज तत्व बताइए। खनिज तत्व मतलब जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा, क्योंकि जो आयनों के रूप में मृदा से अवशोषित हो रहे हैं। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो सबसे अधिक मात्रा में जो आवश्यक है वो कौन सा है? नाइट्रोजन।
क्योंकि सर्वाधिक यही चाहिए यार, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटा दो तो बताइए सबसे ज्यादा कौन सा चाहिए, यही चाहिए। पूरे प्रोटीनों के अंदर देख लो, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर देख लो, डीएनए आरएनए, बताओ यही तो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में। अच्छा ये एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है, बस सोचने अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। सूक्ष्म पोषकों में ये सब एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है। सूक्ष्म पोषकों में सर्वाधिक मात्रा में जो आवश्यक होता है वो कौन सा होता है, आयरन। और सबसे कम मात्रा में कौन सा, मोलिब्डेनम। बात क्लियर हुई सबको, यस और नो। अब मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट मैं आपको बता दूं, चल और अचल। यार ये चल और अचल का भाई कॉन्सेप्ट क्या है, चल और अचल का मतलब जो चल फिर सकते हैं, जो अचल जो नहीं चल फिर सकते, तो क्या इनके हाथ पैर है क्या, ये चलने के लिए कोई संरचना बनी हुई हो भाई, नहीं होती हो, कोई है कि चलने की संरचना, नालायकों पोषकों में संरचना कहाँ होगी है, ये आयन है, इनमें तो कोई चलने फिरने की संरचना होगी क्या भाई, पता है इसके मन में आ गया कसाप समाप्त होते ही होंगे, है ना, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी। तो लेकिन फिर भी इनमें कोई चलने फिरने वाली संरचना नहीं होती, कसाप पक्षमाप वगैरह। आगे बात, चलना और ये चल और अचल की संदर्भ बोला जा रहा है। चल और अचल ये है कि भाई सपोज करो कोई जैव अणु है, उस जैव अणु का विघटन हुआ, विघटन के द्वारा अगर सब विघटन के द्वारा जो उसमें जो उसके मिनरल्स थे या फिर जो उसके आयन थे, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सब अलग अलग हो गए मैग्नीशियम, तो भाई कौन कौन तो स्थानांतरित हो सकता है दूसरी जगह, किसके द्वारा, वही संवहन ऊतकों के द्वारा। और कौन स्थानांतरित नहीं होता, वो उसी के साथ चिपका हुआ रहता है जो अपघटित जैव अणु है उसके साथ। आगे बात, स्थानांतरित होकर वृद्धिशील भागों में नहीं जाता। बात क्लियर सब। तो उस संदर्भ में अचल बोल रहे हैं, ठीक, कि भाई वो संबंध ऊतकों के द्वारा स्थानांतरित नहीं हो पाता, वो टाइटली जो मृत जैव अणु उन्हीं के साथ जुड़ा रहता है, वो पृथक नहीं हो पाता है। आगे बात समझ, तो ये है उसका संदर्भ। चलो अचल, तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं हो गया, नहीं तो पता है एग्जामिनर तो मजे ले, चल अणु क्यों चल होते हैं, चल कसाप पक्षमाप हो सकते, अब पहला ऑप्शन धर देगा वो, लो भाई हो गए, है ना। आगे बात समझ में, तो ये ध्यान रखना। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक बार देता हूँ, चल और अचल है, ठीक है, क्लियर है क्या, आगे बात समझ, म्यूट रखो यार। अचल पता है कौन है, काश, कैल्शियम और सल्फर। अच्छा एनसीईआरटी में गिवन भी है, आपके साथ कैल्शियम लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कैल्शियम और सल्फर ये अचल है, काश, बाकी सब चल है। अचल का मतलब वो स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना, और अचल का मतलब जो स्थानांतरित नहीं हो पाते। अब मुझे एक बार बताओ, ये बात क्लियर हो गई सबको, यस और नो, काश। और इसमें भी अगर पूछे तो प्रथम वरीयता जो देनी है, अगर कैल्शियम सल्फर पीछे क्वेश्चन है तो उसमें कैल्शियम ही, तो प्रथम वरीयता किसको दोगे, कैल्शियम को दोगे। बात क्लियर हुई सबको, क्योंकि सल्फर, ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दूं, सल्फर जब अगर जैव अणुओं का घटक है तो अचल है, लेकिन अगर वो जाइलम के अंदर आयन के रूप में उपस्थित है तो वो चल है। पीछे वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, आगे बात समझ एनसीईआरटी। तो मैं आपको बता दूं, जब वो जैव अणुओं का घटक है तो वो क्या है, अचल, और जब आयन के रूप में उपस्थित है तो वो चल है। जैव अणु घटक, अब बताए, हम तो जैव अणु घटक तो बोल रहे, कोई पत्नी पुरानी हो गई, अब मरने की अवस्था में आ गई, तो बताओ उसके जो जैव अणु वो क्या होंगे, अपघटित होंगे, उनमें कुछ पोषक तत्व तो बताइए वृद्धिशील भागों में स्थानांतरित हो जाएंगे, संबंध हो, और कुछ जो है बताइए पत्नी के साथ ही पृथक हो जाते हैं, फिर वो अपघटित होती है, सूक्ष्म जीव उसको अपघटित करते हैं, फिर दोबारा अवशोषित होते जाते हैं। तो आप तो ये ध्यान रखो भाई, अचल कौन से, काश, और उसमें भी कैल्शियम ज्यादा वरीयता प्राप्त है, ठीक। अब दूसरी बात ये आती है कि अचल तत्व जो है उनकी कमी सबसे पहले कहां पे दिखेगी, और चल तत्वों की कमी सबसे पहले कहां पे दिखेगी, पहली बात। दूसरा, कौन से तत्व किसको छोड़कर सबसे पहले पृथक होते हैं, वृद्धिशील भाग को छोड़ के मृत भाग में, मृत भाग को छोड़ के वृद्धिशील भाग में, ना, ये पूछा। मैं तुम्हें एक बार बता दूं भाई, इस दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है,
क्या कॉन्सेप्ट है भाई? सुख के सब साथी है, दुख का कोई साथी नहीं। ये एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और ये हम फील भी करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आप फील करोगे दुनिया सुख में आपके साथ बहुत ज्यादा खड़ी होती है, दुख में साथ खड़े होने वाले बहुत कम होते हैं। ये फैक्ट है। ये कोई आदमी अगर सपोज करो आज एमएलए बन गया, वो एमपी बन गया, उसके आगे भी सब घूम रहे हैं, कल को उसकी कुर्सी चले जा, साथ में रहने वाले कुछ ही रह जाएंगे, बाकी तो सब राम राम भी नहीं करेंगे। यही है ना। तो जो आगे बढ़ता है उस जिसके पास प्रसिद्धि है उसके पीछे सब चलते हैं, और जैसे ही वो खत्म होता है उसका साथ छोड़ जाते हैं। कहावत है, उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, डूबते सूरज को कोई भी नमस्कार नहीं करता। और ये फैक्ट है। बात क्लियर है भाई सबको? यस। तो अब मुझे एक बात बता भाई, सुख के सब साथ हैं, दुख के कोई नहीं। अब अगर सपोज करो कोई ज्यादा ही घनिष्ठता है और वो डूबने की कगार पे, लेकिन फिर भी घनिष्ठता वाला उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो आयलो वाले वो चलो भाई अपने है नहीं, तो चल वाले तो है आयलो वाले, और अचल वाले जो है वो घनिष्ठ प्रेम रखने वाले हैं, वो दुख में भी साथ दे रहे हैं। ठीक क्लियर है? आगे बात है क्यों? क्योंकि वो घनिष्ठता से बंधे हुए हैं। या फिर सपोज करो कोई आदमी है, वो आग लग गई, किसी कमरे में बंद है। अब तुम कहोगे सर कैसे उदाहरण देते हैं, मैं तो सारे दे रहा हूँ आपको। कमरे में बंद है, अब उसके दो फ्रेंड है। एक फ्रेंड तो क्या है कि वो है ना, जो दूसरा जो था ना उसके साथ ही चैन से बंधा हुआ है, ठीक है। और एक है ना जो खुला घूम रहा था और वो उनकी चैन को तोड़ रहा था। ठीक है? क्लियर है? वो इनको चैन तोड़ के इनको मैं भगा ले जाऊं मेरे साथ। गलती से क्या उस टाइम आग लगी कमरे में। अब बताओ वो उनकी चैन, अब चैन तोड़ रहा लेकिन नहीं टूट रही, आग आ जाती कि वो तो भग गया, वो चैन से बंधे हुए मर गए नहीं। क्यों? क्योंकि वो चलने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वो छूटने में, भगने में सक्षम था, इसलिए भग गया, वहां से तुरंत छोड़ दिया। ये तो मरी थे, मैं क्यों मरूं? बोलो आया ना? तो वही कॉन्सेप्ट अब तो याद हो गया होगा कि बताइए, जो चल अणु है उनकी कमी सबसे पहले कहाँ पे दिखेगी? मृत भागों में, पुराने भागों में। ठीक है? क्लियर है क्या? पुराने पादप अंगों में। आगे बात समझ, जीर्ण पादप अंगों में। और बताइए अचल की सबसे पहले कमी कहाँ पे दिखेगी? न्यूनता रोग या न्यूनता वाले लक्षण कहाँ पे दिखेंगे? वृद्धिशील भागों में। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो उसको छोड़ के ही नहीं जाएंगे, तो वृद्धिशील भागों में सप्लाई कम हो जाएगी। बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। RM8 ना? क्लियर है जी सबको? तो देखो चलता तो अब चल, मतलब मैंने आपसे कहा काश के अलावा सब चले, लेकिन अब हर एक बार बताओ, रनिंग की बात हो रही है, दौड़ तो तुम सभी सकते हो, लेकिन उसेन बोल्ट की तो बात ही अलग है ना। है? बोलो आया ना? तो अब सबसे तेज दौड़ने वालों के तो नामी गामी तो वही होंगे, बाकी तो दौड़ तो सकते हैं, लेकिन जो दम लगा के दौड़ पाएगा जो नामी है। तो NPK MgCl, आप तो सीधे ध्यान रखो, सबसे ज्यादा दौड़ने की ताकत है इसमें, फिर उससे फिर उससे फिर उससे। लेकिन ये सारे चल तत्व। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बच्चा क्या सोचता था, यही है सर चल और दूसरे। अरे मैंने कहा कैल्शियम सल्फर के अलावा, आ गई बात में, यहाँ पे लिख लो आप, सल्फर भी लिखो नोट्स में, लेकिन वरीयता किसको दोगे आप? कैल्शियम। आ गई बात समझ? कैल्शियम को। तो इन्हें कैल्शियम और सल्फर के अलावा सारे क्या है? चल। लेकिन सबसे तेज चलने वाले कौन से? NPK MgCl, और उसमें भी अगर मैं जो क्रम बोल रहा हूँ उसमें N सबसे ज्यादा, फिर P, फिर K, फिर Mg, फिर Cl। NPK MgCl, बात क्लियर है सबको? यस और नो? न्यूनता रोग लक्षण बताइए सर्वप्रथम कहाँ पे दृश्य होंगे? पुराने या जीर्यमान पादप भागों में। जब बताओ इनके कहाँ पे दिखेंगे? तरुण और वृद्धिशील, क्योंकि वहां पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। पुराने जीर्यमान पादप भागों से तरुण व वृद्धिशील भागों की ओर गति करते हैं। यदि सल्फर कार्बनिक को घटक है तो अचल, और अगर अकार्बनिक का तो चल। आगे बात है अकार्बनिक आयन के रूप में। लेकिन अगर सिंपली पूछे सल्फर चला है अचल, आप क्या कहोगे? अचल।
सल्फर क्या है? अच्छा, बात क्लियर। और अगर कैल्शियम सल्फर में से भी एक चयन करना पड़े तो क्या करोगे? अनिवार्य तत्वों के न्यूनतम लक्षण मैं आपको बता दूं, आप इस चैप्टर में जब क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्या पुराने क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं ना, तो उसमें क्या कर रखा है कि पुराने न्यूनतम और पहले बड़ा भारी भरकम काम था, है ना, लेकिन अब केवल एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2017 से। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसे भी दिए हो आपके कि वो आपको लगे कि यार ये तो है ना सर ने लिखवाया ही नहीं, ये तो मॉड्यूल में भी नहीं है इसका आंसर, तो लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप ध्यान रखना, मैं जितना आपको नोट्स में लिख के दे रहा हूँ, मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर में उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इस चैप्टर क्या मतलब पूरी ही नीट में नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, ये बात क्लियर है सबको? तो इसलिए परेशान मत होना क्वेश्चन। बात क्लियर सब? तो देखो, क्रांति सांद्रता क्या होती है भाई? न्यूनतम आवश्यक सांद्रता, कि भाई इतनी तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम हो गया ना मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात क्लियर है सबको? क्लियर है? तो न्यूनतम आवश्यक मात्रा इतना तो चाहिए ही चाहिए, इससे अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? विकार आने शुरू हो जाएंगे। आ गए बात? तो बताइए न्यूनतम लक्षण कब उत्पन्न होते हैं? यदि कोई भी तत्व की जो आवश्यक क्रांतिक सांद्रता है उससे अगर कम सांद्रता चले जाए तो न्यूनतम लक्षण है। तो बताओ, एक तरीके से उस तत्व की भूख है या नहीं है? तो एक तरीके से होता है न्यूनतम लक्षणों को मैं क्या कहूंगा? भूख के चिन्ह भी कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? अच्छा, लक्षण का मतलब क्या होता है? जिसको आप देख सको। लक्षण का मतलब यही तो है जो आपको दृश्य हो रहा है। न्यूनता रोग लक्षण। भाई आप कहोगे दो आदमी, एक तो बढ़िया और एक सुस्त बैठा, आप कहोगे यार, जैसे देखो अब मैं आपको देख के बता दूं भाई, किसी किसी में अरे इसको नींद बहुत आ रही है, क्योंकि मुझे उसके लक्षण दिख रहे हैं। जबरदस्ती आंखों को पता है कैसे खींच रखी, देखो तुम हंसोगे अभी। अरे है खिलाड़ी है, तुम्हें महसूस इधर देख रहा हूँ उधर की तरफ ही, लेकिन है। अब जिसको कह रहा हूँ वो सब समझ गया, है ना, है कि नहीं? तो ऐसे झटके मत खाओ यार। ठीक है, तुमने 2 दिन छुट्टी मना के आए हो, सो जल्दी जगना पड़ा है, और तुम गांव से भगे हो, है ना, भगे हो आप, और दौड़ लगाते आए हो जो नींद पूरी नहीं हुई बस में। आज क्या वो वीडियो का भी एग्जाम है, जो उस चक्कर में जगह के नहीं मिली होगी, जो थोड़ा 2-4 झटके नींद लिए बस में ले लेते, वो भी संभव नहीं हो पाया। लेकिन प्लीज ये घर पे जाके लेना, आप रूम पे जाके लेना। क्लास में तो आप बिल्कुल अलर्ट होके बैठे रहो, संघर्ष मत करो, पानी पी लो। तो बात क्लियर हुई भाई सबको? तो उनको क्या कहेंगे? भूख के चिन्ह। तो बताइए रोग लक्षण। अरे रोग लक्षण क्या होगा? आप एक स्वस्थ व्यक्ति और एक है ना जो सपोज करो मरीज, आप देख के कह दोगे यार इसके लक्षण सही नहीं दिखाई दे रहे, तबीयत खराब है शायद इसकी, देख के ही बोल देते हो ना। तो लक्षण का मतलब होता है जो बाहरी दृश्य परिवर्तन, बाहरी दृश्य परिवर्तन, कि यार सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। निशान बन रहे हैं, सपोज करो कोई भी पत्ती पीली पड़ रही है, कहीं पे सूख रही है, यार ये लक्षण वही तो दिखेंगे, जो ही तो बाह्य दृश्य लक्षणों में जो परिवर्तन है उसको हम क्या कहेंगे? न्यूनतम लक्षण। और भूख के चिन्ह भी कहेंगे नहीं कहेंगे भाई इस तत्व की भूख है, ये तत्व अगर मिल जाए तो ये निशान खत्म हो जाएगा, ये भूख खत्म हो जाएगी। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? तो देखिएगा भाई, क्रांतिक सांद्रता, मैं इसको इस चैप्टर को पता है जनरली 2 क्लास में पूरा कर देते हैं, लेकिन अपन आराम से कर रहे हैं, केवल इसलिए कि आपको समझ में आए। आ गई बात समझ? तो इसलिए प्लीज आप इसको ध्यान दो, यहाँ पे फालतू बातों में बिजी मत रहना, नींद वींद मत आओ, ठीक? अब यार हमारे ऊपर है क्या यार, ये तुम नींद ले रहे होता क्लास में बैठे हैं, और सामने वाले व्यक्ति ये नींद, छींक, उबासी, ये क्या है? प्रेरणकारी लक्षण है, जो दूसरों में भी प्रेरित हो जाते हैं। कोई उबासी ले रहा, सामने वाले को उबासी आ जाती है, कोई नींद ले रहा, सामने वाला भी नींद में आ जाएगा। और आप ये सोचो सामने वाला कितना संघर्ष करके बैठा हुआ। तो इसलिए प्लीज ध्यान दो इधर। तो बात क्लियर हुई बेटा सबको? तो क्रांतिक सांद्रता क्या होती है? देखो, अनिवार्य तत्व की वह सांद्रता जिससे कम सांद्रता होने पर प्रादों की वृद्धि अवमंदित हो सकती है या कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बात क्लियर है सबको?
न्यूनतम आवश्यक सांद्रता एक शब्द में कहूं तो कि भाई इतना तो चाहिए। ये याद हो गया नहीं हो गया नालायक पहले बताओ। वह तत्व जो क्रांति सांद्रता से कम सांद्रता पे बताइए अपर्याप्त डिफिशिएंट एलिमेंट कहेंगे नहीं कि भाई अब ये क्या है, ये न्यून हो गया, इसकी कमी हो गई है। ठीक है, क्लियर है क्या? बाह्य रूप से दृश्य आकार के परिवर्तन, देखो मैंने आपसे क्या कहा, लक्षण क्या है, बाह्य संरचना में जो कोई परिवर्तन आ रहा है उसी को तो हम कहेंगे, बोलो आया ना। कोई अंदर जाके थोड़ी देखोगे कि अंदर है ना जो क्या हो रहा है कि यार ये लंग्स में यार थोड़ा सा कोई है ना जो दर्द सा हो रहा है, तो अंदर थोड़ी देखोगे यार क्या हो रखा है, फील ही करोगे उसको, तो डॉक्टर को जांच करवाओगे, टेस्टिंग होगी उसकी तो। लेकिन बाहर से अगर देख के आ जाए यार चेहरा लाल हो रहा, आंख लाल हो रही है यार, तबीयत खराब है इसकी। आ गई बात समझ में? तो बाह्य रूप से दृश्य आकार के परिवर्तन जो अनिवार्य तत्व की कमी या अनुपस्थिति कारण होते हैं, न्यूनता रोग लक्षण या भूख के चिन्ह कहलाते हैं। बात क्लियर सबको? हंगर साइंस क्लियर? यस और नो? यस। तो हरिमाहीनता जो एनसीईआरटी में हम उनकी बात करेंगे, ठीक है, उसके अलावा किसी की बात नहीं करेंगे। हरिमाहीनता क्या होती है मैं आपको बता दूं। क्लोरोसिस में क्या होता है, जो पर्ण हरिम है उसका अपघटन होता है। सुनना मेरी बात को, पर्ण हरिम का अपघटन होगा। पर्ण हरिम का अपघटन होगा तो बताइए भाई क्या, वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम सब अलग अलग, बोलो आया ना। तो बताइए पत्ती पीली पड़ने लग जाएगी नहीं पड़ने लग जाएगी? और पत्ती पीली पड़ेगी धीरे धीरे क्या होगा बताइए, सूखेगी, भूरी भी हो जाएगी, सूखे गिर जाएगी, बोलो आया ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो तत्व लिखा हो केवल इन्हीं की वजह से होता है, अन्य के कारण भी हो सकता है, लेकिन हम तो इम्पोर्टेंट बात पढ़ रहे हैं ना एनसीईआरटी में। तो हरिमाहीनता में क्या होता है कि पर्ण हरिम का गठन हो जाता है, पत्ती पीली पड़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि या फिर पर्ण हरिम का निर्माण नहीं हो रहा, और या फिर पर्ण हरिम वो क्या है, पर्ण हरिम अब घटित हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम आयन वगैरह जो परिवर्तनशील पत्ती है उनको पहुंचाना पड़ेगा भाई, आगे बात जब कमी नहीं होगी। तो हरिमाहीनता का मतलब यही होता है पर्ण हरिम का अपघटन। ठीक है क्लियर? और बताइए पत्ती क्या हो रही है पीली, तो बताओ उसमें सिरा और सिलिकाएं जो है वो स्पष्ट दिखेंगी नहीं दिखेंगी? सिरा उद्वासन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उद्वासन का मतलब कि आपको दिखना स्पष्ट हो गया। ठीक है क्लियर है क्या? अब कौन कौन है भाई, तो एन के सिंह मांगे मंजन फेमो, मेरे गाइड का नाम था एन के सिंह, तो इसलिए मुझे वही याद आता। तो एन के सिंह मांगे मंजन फेमो, एन के एस मांगे मंजन फेमो, बात क्लियर सबको? आ गई बात समझ में? एन के सिंह मांगे मंजन फेमो, ठीक है क्लियर है क्या? आप और भी कैसे भी जैसे आपको लगे वो। फिर एक होता है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस होता है ऊतक से, यानी ऊतक का अपघटन। बताओ किसके कारण? काकू मांगे के कारण। किसके कारण? काकू मांगे, वो काक मांग था है ना, वो अलग था, काकू मांग के। तो एन के सिंह मांगे मंजन फेमो क्लोरोसिस, काकू मांग के, ये क्लियर है क्या? और कोशिका विभाजन का अवरोधन, देखो अब वो तो बहुत सारे सकते हैं, मैं एनसीईआरटी वाले उदाहरण में बात कर रहा हूँ। तो कोशिका विभाजन का अवरोधन नमो के एस है, नमो के एस, मोदी जी का एस है या नहीं? तो नमो के एस, आ गई बात समझ में? क्लियर सबको? और लेट फ्लावरिंग यानी पुष्पन मौसम के कारण, मौसम, ठीक है, आ गई बात समझ में? तो याद हो गया होगा। हरिमाहीनता, हरिमाहीनता जो है एन के सिंह मांगे मंजन फेमो, ऊतक है काकू मांग के, कोशिका विभाजन का अवरोधन नमो के एस, और लेट फ्लावरिंग जो है मौसम। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे याद रहे जा सकते हैं, तुम एक ही याद करो, नाइट्रोजन मोलिब्डेनम सल्फर, उसमें है ना जो नाइट्रोजन मोलिब्डेनम पोटेशियम, तो भैया पूरे ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर याद नहीं रह रहे वो। आ गई बात समझ में? तो हरिमाहीनता तो एन के सिंह मांगे मंजन फेमो, और ये ऊतक छह जो है वो हमारे काकू मांग के, और कोशिका विभाजन अवरोधन नमो गैस, और लेट फ्लावरिंग मौसम। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना? न्यूनतम नाइट्रोजन की न्यूनता के कारण भी है ना जो क्या होता है, लेट फ्लावरिंग होती है, अधिकता के कारण भी लेट फ्लावरिंग होती है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, पुराना एक क्वेश्चन है पूछा जाता था, ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी न्यूनता हो जाए तो भी पुष्पन में देरी होती है, अधिकता हो जाए तो भी पुष्पन में देरी होती है? क्यों? क्योंकि जब इसकी अधिकता हो जाएगी ना तो
एक तत्व की अधिकता जो है वो दूसरे तत्वों की कमी के लिए उत्तरदायी होती है। कैसे? क्योंकि उसकी अधिकता हो जाएगी, दूसरे तत्व क्या करेगा, अवशोषण को अवरोधित कर देता है, या उसकी क्रियात्मकता या उसके उपयोग को अवरोधित करता है। बात क्लियर है सबको? आई बात समझ में? तो दोनों, ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी कमी और अधिकता दोनों कारण पुष्पन अवरोधित होता है? वो है नाइट्रोजन। अच्छा, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। भैया हमारे एनसीईआरटी में जो हेडिंग दी है ना, वो हेडिंग ही क्या दी है? टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी सूक्ष्म पोषकों की विषाक्तता। सूक्ष्म पोषकों की विषाक्तता, भाई ये विषाक्तता सूक्ष्म पोषकों की, क्योंकि ये कह देता भाई पोषक तो विषाक्तता कह देता है ना, कह सकता था ना, लेकिन इसने तो कही क्या, सूक्ष्म पोषक। क्योंकि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि सामान्यतः जो विषाक्तता उत्पन्न होती है वो सूक्ष्म पोषकों के कारण होती है। बात क्लियर है सबको? यस। क्यों सामान्य? क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अल्प मात्रा में चाहिए, 0.12 माइक्रोग्राम पर लीटर, या लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी शुष्क भार, और उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मामला खराब है। तो अत्यंत अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं, अगर थोड़ी सी अधिकता हो गई तो क्या होगा, विषाक्तता उत्पन्न हो जाएगी। अब साहब है ना, जो विषाक्तता का हम कैसे डिफाइन करें, कि कोई भी ऊतक जिसका शुद्ध भार जो है 10% से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो उसमें क्या है, विषाक्तता रोग लक्षण है। बात क्लियर है सबको? आई बात समझ में? क्लियर है? हमारे यहाँ पे जो दे रखा है वो मैंगनीज का दिया हुआ है, Mn का। क्लियर है सबको भाई? किसका दिया हुआ है? मैंगनीज। तो देखो एनसीईआरटी में, इसलिए प्लीज वो ही ध्यान रखना है। तो टॉक्सिसिटी, ऊतकों में खनिज आयन की कोई भी ऐसा सांद्रता जिससे शुष्क भार में लगभग 10% की कमी लाती हो विषाक्त सांद्रता, यानी कोई तत्व की ऐसी सांद्रता जो जितनी आवश्यकता है उससे अगर उससे ज्यादा पे है वो, और उसके कारण क्या हो रहा है, ऊतक के शुष्क भार में 10% की कमी आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विषाक्त सांद्रता। और उस तत्व को क्या कहेंगे, विषाक्त। सामान्यतः विषाक्तता जो है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, सामान्यतः न्यूनता रोग लक्षण और विषाक्त रोग लक्षण सूक्ष्म पोषकों के कारण। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं भाई, बृहद पोषकों के कारण भी बताइए न्यूनता रोग लक्षण तो सामान्य तो हो ही जाता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में चाहिए, अगर कम हो गए तो होगा ही होगा। क्रांति सांद्रता, क्रांति तत्व कौन सा एनपी के है नहीं, तो न्यूनता रोग लक्षण के लिए कारण ही होते हैं। लेकिन विषाक्त रोग लक्षण तो केवल और केवल या सामान्यतः अधिकांशतः सूक्ष्म पोषक। क्यों? क्योंकि अल्प मात्रा में चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा होगी तो मामला खराब हो जाएगा। बोलो आया ना? ऊतकों में खनिज आयन की कोई भी ऐसी सांद्रता जो ऊतक के शुष्क भार में लगभग 10% कमी लाती है, विषाक्त सांद्रता कहलाती है। सूक्ष्म पोषकों की सांद्रता में अल्प वृद्धि बताइए विषाक्तता का कारण, और अल्प कमी बताइए न्यूनता कारण है या नहीं है? क्यों? क्योंकि बताइए बिल्कुल ही सीमित परास में इनकी आवश्यकता होती है, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी या 0.121 माइक्रोग्राम पर लीटर। क्लियर सब? क्योंकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता परास रेंज अत्यंत संकीर्ण 0.121 माइक्रोग्राम पर लीटर। क्लियर है सबको? विषाक्त प्रभाव या तो सूक्ष्म पोषकों की प्रत्यक्ष अधिकता के कारण। अब ध्यान सुनना ये कहानी, मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि एक तत्व की अधिकता के कारण क्या हो जाता है, दूसरे तत्वों की कमी भी हो सकती है, क्योंकि उनके अवशोषण को अवरोधित कर सकता है, उनके उपयोग को वो प्रभावित कर सकता है आगे। तो ऐसा नहीं है कि एक कोई भी किसी पोषक तत्व के भाई ये इसका विषाक्त रोग लक्षण हो सकता है, अन्य तत्वों क्या हो, वो न्यूनता रोग लक्षण होता हो। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो देखो यस सर। विषाक्त प्रभाव या तो सूक्ष्म पोषकों की प्रत्यक्ष अधिकता, कि भाई देखो ये भाई सूक्ष्म पोषक का क्या है कि अधिकता कारण है, और हो सकता है अन्य तत्व क्या हो सकता है, वही लक्षण न्यूनता रोग लक्षण हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ये पीडीएफ मैंने पूरी लिखने को कही थी है? कही थी ना? तो कही थी मैंने, तो विषा इसलिए तो मैं आज धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको जल्दी भी करवा सकता था। मैंने चलो ये लिखना है, अब इनको आराम से याद कर रहा हूँ, केवल ये कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। तो विषाक्तता प्रभाव या तो सूक्ष्म पोषकों की प्रत्यक्ष अधिकता और या फिर अन्य पोषकों के अवशोषण कार्यों में हस्तक्षेप के कारण हो सकता है, यानी दूसरे पोषक तत्वों के एक पोषक तत्व का यस और नो। आज आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ ज्यादा ही धीमी गति से पढ़ा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि आप लोग लिख रहे हैं कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, क्योंकि याद करने वाला है।
बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? तो देखो भाई, इम्पोर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर रखे क्योंकि एनसीईआरटी में इसी का दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट आ गई बात है। तो एमएन का विषाक्तता का प्रमुख लक्षण कौन सा है? हरीमा इन सिराओं से गिरे हुए पर्ण पर भूरे धब्बे। यानी जैसे सपोज करो ये पर्ण है, अब ये पूरी पर्ण जो है बताइए भाई बिल्कुल हरी है, ठीक है, क्लियर है क्या? लेकिन बीच बीच में क्या हो रखा है कि ये पर्ण ये इस तरीके से, और बताइए पर्ण पीली पड़ी हुई है नहीं बनी। तो हरिमा इन सिराओं से गिरे हुए पर्ण पर भूरे धब्बे। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो हरिमा इन सिराओं से गिरे हुए पर्ण पर भूरे। एमएन के अधिकता कारण बताइए, फीका मांग की कमी हो जाती है। किसकी? फीका मांग की। आ गई बात समझ में? एमएन का विषाक्तता रोग लक्षण क्या है? पर्ण पर हरिमा सिराओं से गिरे हुए भूरे धब्बे। आगे बात। और मैंगनीज की अधिकता के कारण किसी कमी फीका मांग की, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब ये क्या करता है, ये एक एक शब्द आपको याद रखना है, ये ऊपर नीचे मत करना क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। आ गई बात? तो एमएन की अधिकता के कारण बताइए, आयरन की तो अवशोषण में कमी होती है। दूसरा, आप जब आगे मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा शोषण, तो उसमें पढ़ाऊंगा कहीं कहीं पे एमजी या एमएन ऐसे। भाई या तो एमजी है तो उससे काम चल लेगा, एमजी अगर नहीं है तो फिर एमएन से काम चलाएगा वो। आ गई बात समझ में? मुक्त तो एमजी चाहिए, लेकिन एमजी नहीं मिल रहा तो फिर एमएन से भी काम चलाया जा सकता है। तो एफईएमजी के अवशोषण में कमी, एमजी के एंजाइमों के साथ आबंधन में बाधा। मैंने आपसे कहा ना कि एंजाइम एमजी के साथ क्या करता है, कंपटीशन करता है। अब सामान्यतः तो एमजी चाहिए, लेकिन अगर एमजी नहीं मिल रहा तो क्या करेगा, एमएन। बताओ, अगर थोड़ी सी मात्रा ज्यादा हो गई तो प्रतिस्पर्धात्मक बंधन करेगा नहीं करेगा? बोलो आया ना? एमजी के एंजाइमों के साथ आबंधन में बाधा, और शाखाओं के शीर्षों तक बताइए कैल्शियम परिवहन में बाधा। ये एक एक शब्द आपको याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन भेजते हैं, सर ये क्या होगा, फिर मैं उससे कहता हूँ यार एक बार कॉपी तो पढ़ी यार भाई, ढंग से कॉपी पढ़ ले। आ गई बात समझ में? तो प्लीज कॉपी जरूर पढ़िए आप। क्लियर है क्या? यस और नो? तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि मैंगनीज की विषाक्तता के कारण या अधिकता के कारण फीका मांग के न्यूनतम रोग लक्षण देख लो आप। क्योंकि एमएन की अधिकता होगी तो बताइए एफई के तो अवशोषण में कमी, एमजी के साथ कंपटीशन करेगा, एंजाइम में बंधन होगी, और कैल्शियम के परिवहन को अवरोधित करता है पर्ण शीर्षों तक। बोलो आया ना? ये एक एक लाइन आपको याद रहनी चाहिए। तो जब एमएन का विषाक्तता रोग लक्षण दे रखा है कि भाई हरिमाइन सिराओं से गिरे हुए पर्ण पर भूरे धब्बे, तो बताइए न्यूनतम रोग लक्षण भी तो पता होना चाहिए हमें। तो न्यूनतम रोग लक्षण है जई के धूसर धब्बे। बोलो आया ना? कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ एमएन का विषाक्तता रोग लक्षण जो है फीका मांग की न्यूनतम रोग लक्षण है नहीं संयोजित रूप से? क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि आयरन के तो अवशोषण को अवरोधित करता है, मैग्नीशियम साथ कंपटीशन करता है, और कैल्शियम के स्थानांतरण को अवरोधित करता है पर्ण शीर्षों तक। बोलो आया ना? क्लियर हुआ सबको? यस। एमएन का विषाक्तता प्रभाव फीका मांग के संयोजित न्यूनतम रोग लक्षण है। अब तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि ठीक क्लियर है क्या? ध्यान से सुनिए, आप पूरी कहानी पढ़ चुके हो। मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम इस जो तत्वों का अवशोषण है उसका आधा भाग तो हम साधकों परिवहन वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, आधा आगे पढ़ेंगे। तो हमने वो सिंप्लास्ट एप्लास्ट की भाई है ना, जो उसके द्वारा तत्व आ रहे हैं, फिर सक्रिय अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण जाइलम में पढ़ लिया था। तो जाइलम में हमने सीधा पहुंचा दिया था कि भाई शांतमणता विरुद्ध होता है और जाइलम में शोषण, लेकिन वो कोशिका के अंदर कैसे हुआ ये तो बात पकड़नी पड़ेगी ना हमको। आगे बात तो ध्यान से सुनिएगा। बताइए ज्यादातर जो तत्व बताइए सक्रिय रूप से अवशोषित होते हैं क्योंकि कोशिका अवशोषित करेगी, और मुझे बताइए सक्रिय अवशोषण होगा यहाँ पे आवश्यकता है इनकी। बताओ वर्धिशील भाग में तो आवश्यकता है, क्यों क्यों सुनना है ना? क्यों? क्योंकि बताओ नए जीवाणु बन रहे होंगे, उनसे है ना जो कोशिका की संरचनाएं बनी होंगी, फिर नई कोशिकाएं बन रही होंगी, है या नहीं? तो बताओ विभाजनकारी और जो आपका परिवर्तनशील क्षेत्र है, यानी वो क्या है, दीर्घीकरण क्षेत्र, वहीं पे तो आवश्यकता है कि कोशिका परिवर्तित हो रही है नहीं हो रही है। बोलो आया ना? तो सर्वाधिक बताइए सक्रिय रूप से अवशोषी भाग जो है वो कौन से? या तो विभज्योतक और या वो दीर्घीकरण वाले क्षेत्र, क्योंकि वहीं पे तो बताओ विभाजन के टाइम पे चाहिए।
और दीर्घीकरण के दौरान बताओ कोशिका के घटकों का निर्माण हो रहा हो नहीं हो रहा हो, रटने की जरूरत नहीं है आपको, कॉन्सेप्ट पकड़ो। ठीक, दूसरा बताइए कुछ तत्व बताओ जल के साथ भी अवशोषित हो रहे होंगे, है ना, निष्क्रिय रूप से, लेकिन मुख्यतः अधिकांश तत्व बताइए भाई वो विभज्योतक और जो आपका दीर्घीकरण क्षेत्र है वहीं, क्योंकि वहीं पे तो घटक बन रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वहीं पे तो नई कोशिका की जो नई नई संरचनाएं, नई झिल्ली वगैरह, इनकी आवश्यकता, कोशिकांग वगैरह, इनके लिए आवश्यकता हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? तो क्या हवा में थोड़ी बनेंगे वो पोषक तत्वों से मिलके ही तो बनेंगे, बोलो हाँ या ना? ठीक, तो सक्रिय रूप से अवशोषित क्षेत्र कौन से हैं? दीर्घीकरण क्षेत्र दिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, आई बात। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ विभज्योतक की वह दीर्घीकरण क्षेत्र। क्लियर है सबको? यस और नो? दूसरी बात ध्यान से सुनना, कुछ तत्व निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं जल के साथ साथ। आगे बात, अब सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट दोनों, पहले मुझे एक बार बता दीजिए, एपोप्लास्ट क्षेत्र दो होते हैं, एक अंतःकोशिकीय और एक अंतराकोशिकीय। अंतराकोशिकीय तो कोशिका झिल्ली और भित्ति के मध्य का अवकाश, क्योंकि झिल्ली से घिरा हुआ भाग ही जीवित भाग है, बोलो आया ना? खत्म बात। और बताइए अंतरकोशिकीय जो दो कोशिकाओं के मध्य जो मृत अवकाश है उसको, और झिल्ली के अंदर अंदर वाला भाग बताइए सिम्प्लास्ट। बताओ उपापचय रूप से सक्रिय भाग कौन सा? झिल्ली के अंदर अंदर वाला है। आगे बात समझ, तो एक तो प्रथम पद और एक द्वितीय पद, दो स्टेप में होता है, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। निष्क्रिय अवशोषण जो है वो एपोप्लास्ट भाग में होता है, यानी कोशिकाओं में मध्य अवकाश या झिल्ली और भित्ति के मध्य अवकाश। आ गई बात समझ में? क्लियर सब? अब क्या झिल्ली और भित्ति के मध्य रहेंगे क्या पोषक तत्व, अंदर जाएंगे कोशिका के अंदर? अरे ज्यादा सांद्रता तो कोशिका के अंदर है ना, रिक्तिका वगैरह में। तो बताओ भाई भित्ति और झिल्ली के मध्य जो अवकाश है, क्योंकि भित्ति में क्या पॉलिन्स उपस्थित है नहीं, तो पॉलिन्स के द्वारा बताओ निष्क्रिय अवशोषण हो रहा नहीं हो रहा है? और जैसे जैसे वहां पे आते जा रहे, बताइए फिर वो कहाँ पे जा रहे हैं? कोशिका के अंदर जा रहे नहीं जा रहे? बोलो आया ना? तो झिल्ली को पार करेंगे कोशिका के अंदर तो ज्यादा सांद्रता बताओ सक्रिय अवशोषण होगा नहीं होगा? कुछ फैसिलिटेट भी होता है, लेकिन मुख्यतः कौन सा होता है? द्वितीय पद बताइए, उपापचय, उपापचय अवशोषण है नहीं, मेटाबॉलिक। खत्म बात यार, रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आई बात समझ? बिल्कुल रटना नहीं है चीजों। क्लियर है? देखो तो तत्वों के अवशोषण क्रियाविधि, पादपों में खनिज तत्वों का स्रोत कौन है बताइए? खनिज तत्व मृदा विलयन ही है भाई, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो वायुमंडल और जल है ना। आगे बात समझ, अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़ों द्वारा। जड़ों के अवशोषण के लिए बताओ दीर्घीकरण क्षेत्र, वो सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र कौन से? दीर्घीकरण, क्योंकि अब वो विभज्योत ही नहीं बोला, वो एनसीईआरटी वाली बात में लिख रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना। ठीक, और बताइए मूल रोमों द्वारा अवशोषित होता है। अब अगर मैं बात करूं आपसे, ये है ना क्या है, बिना मतलब का क्वेश्चन है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन। बताओ ये फॉस्फेट क्या होता है? H3PO4 माइनस के रूप में होता है, आयन के रूप में फॉस्फोरिक। तो इसलिए ये क्या होता है, जल के अंदर घुलनशील होता है, तो उसमें मुख्यतः जल के द्वारा ही अवशोषित होता है। आगे बात समझ, अब जल बताइए मूल रोम द्वारा अवशोषित होगा, ठीक है, आगे बात समझ। और दूसरा क्या नाम है, अंतरकोश के अवकाश और अंतराकोश के अवकाश, आगे बात। तो सर्वाधिक निष्क्रिय रूप से अवशोषित होने वाला जो पोषक तत्व कौन सा? फॉस्फेट। ये मूल और पूछा जाता था किसके द्वारा? एक तो मूल रोम और एक मूल गोप द्वारा। ये मूल रोम और मूल गोप ऐसा पूछा जाता था, ठीक। लेकिन अब मूल गोप तो हो गई पुरानी बात है ना, लेकिन फिर भी है ना, चलो साहब, अधिकांश फॉस्फेट का अवशोषण जल के साथ, ये बात तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, क्योंकि H3PO4 माइनस के रूप में होता है घुलनशील, घुलित अवस्था में मूल रोमों द्वारा और निष्क्रिय। अधिकांश, देखो मैंने अधिकांश बोला है ना, ध्यान रखो। तो बताइए अवशोषण के लिए जड़ों के सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र कौन से? दीर्घीकरण क्षेत्र और मूल रोम। खनिज तत्वों का अवशोषण मुख्यतः बताइए भाई सक्रिय क्रियाविधि है या नहीं? अतः अवशोषण मृदा में इनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि मृदा में कितना ही होता हो भाई, हमें क्या मतलब, आई बात समझ में? सक्रिय अवशोषण कर रहा है तो बताइए वो कम से ज्यादा की तरफ होता है, तो मृदा में चाहे कितना ही हो। अगर निष्क्रिय होता तो मृदा में सांद्रता निर्भर करता कि ज्यादा से कम की तरफ जाए। आगे बात, इसलिए मृदा में इनकी पर निर्भर नहीं करता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आई बात समझ? अब खनिजों का अवशोषण मुख्यतः दो अवस्था में होता है, एक आरंभिक और एक उपापचयी। तो देखो मृदा विलयन, ध्यान सुनो, कोशिका झिल्ली और भित्ति के मध्य अवकाश, क्योंकि वो अंतराकोश के अवकाश वगैरह फाइनली किसके अंदर जाएगा? कोशिका के अंदर ही जाएगा, नहीं जाएगा? बोलो आया ना भाई? अंतरकोश के अवकाशों से भी किसके अंदर जाएगा? कोशिका के अंदर जाएगा ना। यस और नो? कहाँ पे? पथ कोशिकाओं में। और पथ कोशिकाएं तो नियंत्रण केंद्र है, तो कितना लंबी भाग में स्थानांतरित करना, बोलो आया ना?
क्लियर है क्या? तो मृदा विलयन, यस मृदा विलयन से भित्ति और झिल्ली के मध्य अवकाश फाइनली किसके अंदर जा रहा बताओ? कोशिका के अंदर ही जाए। तो यहाँ कोई है ना इनको विश्राम करवाएगा क्या? तो नहीं तुम आराम करो यहाँ पे बने रहो, नहीं यहाँ पे जैसे जैसे आ रहे बताओ अंदर लिए जा रहा नहीं, तो बताओ यहाँ पे तो कमी है ना, कमी है नहीं, तो बताइए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा नहीं जा रहा? बोलो है ना, पोरिन्स के द्वारा। पोरिन्स भी अलग अलग आयनों का अलग अलग होता है। और फिर यहाँ से बताओ निम्न से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा नहीं जा सकता। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे फॉस्फेट वगैरह जो है, कुछ तत्व जो उच्च से निम्न की ओर भी जा सकते हैं, किसके द्वारा? सुसाध्य विसरण द्वारा चयन, लेकिन बहुत ही कम। तो बताओ आप अधिकांश के संदर्भ में ही बात करोगे नहीं करोगे? यस और नो? तो दो पद हो गया, एक तो प्रथम पद ये और दूसरा ये। बताओ प्रथम पद आरंभिक अवस्था है नहीं, कोशिका के बाहरी मुक्त स्थानों अर्थात अंतराकोश के झिल्ली और भित्ति के मध्य और अंतरकोश के। बात क्लियर है सबको? वही देख लो उस टॉपिक का आदि पार्ट यहाँ पे क्लियर हो रही नहीं, वहां तो बता दिया घुसा दिया जड़ में जाइलम में, लेकिन कैसे गया कोशिका के अंदर वो ये है। ठीक, तो झिल्ली और भित्ति के मध्य अवकाश यानी अंतरकोश की और अंतरकोश की अवकाश। निष्क्रिय अवशोषण है या नहीं? तीव्र दर से होगा नहीं होगा? वास्तव में तीव्र दर से होता नहीं, लेकिन वहां पे हमारे क्या लिखा हुआ है कि सक्रिय अवशोषण तीव्र दर से, तो इसलिए आपको थोड़ा सा, और वो विसरण सरल और सुसाध्य, उसमें सरल विसरण को थोड़ा तीव्र बताया गया। ये बताओ पोरिन्स के द्वारा हो रहा तो बताइए ये तीव्र है, लेकिन फिर भी आप तो सरल को जान रहे हैं, क्योंकि यार देखो मैं एक बार बताऊं, हमें कोई लड़ाई जंग थोड़ी लड़नी है, नहीं ना, सही बात हमें पता, लेकिन सीधी सी बात हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। भाई एनसीईआरटी कही ठीक है तुमने कह दिया हमने मान, बोलो आया ना, जंग नहीं लड़नी। तो निष्क्रिय अवशोषण तीव्र दर से बताओ एपोप्लास्ट क्षेत्र में होगी नहीं होगी? और उपापचय अवस्था, क्योंकि भाई सेकंड फेज यही है, उपापचय में तो सम्मिलित होगा। अरे और यहाँ पे बताइए झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन पंप या चैनल के द्वारा हो रहा तो वो भी एंजाइम प्रोटीनों के साथ जुड़ रहा, तो उपापचय क्रिया विधि तो है ही है वो, ये थोड़ी कि ऐसे ही चल जा रहा है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो कोशिका के आंतरिक अवकाश यानी सिंप्लास्ट क्षेत्रों में कोशिका द्रव्य रिक्तिका मुख्यतः, आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? दूसरा देखो ये कोशिका है या कोई भी संरचना, अगर कोई चीज अंदर आ रही है तो उसको कहेंगे अंतर्वाह, और बाहर बाहर जा रही है तो बहिर्वाह। जैसे आप खा रहे पी रहे हो वो तो हो रहा अंतर्वाह, और बॉडी से अपशिष्ट बाहर निकल रहे वो क्या है? बहिर्वाह है। बात की नहीं, किसी भी चीज का आप क्लास के अंदर आए वो था अंतर्वाह, क्लास खत्म होने बाहर जाओगे वो क्या? बहिर्वाह। तो एक ही चीज के संदर्भ में एक बात ध्यान देना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। आगे बात से अंतर्वाह बहिर्वाह क्या होगा? बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? तो कोई चीज अगर किसी के अंदर आ रही है, जैसे आयनों के संदर्भ में बात करें तो बताइए भाई, जड़ के अंदर आ रही है, कोशिका के अंदर आ रही है, तो अंतर्वाह और बाहर जा रही है भाई, और इसको हम कहेंगे अभिवाह फ्लक्स। ठीक है, क्लियर है क्या? मुक्त सक्रिय बताओ, ट्रांस मेम्ब्रेन कहेंगे नहीं कहेंगे? क्योंकि झिल्लियों पार कर रहा है, पाप चाहिए। खनिजों का अवशोषण बताइए सक्रिय निष्क्रिय दोनों, किंतु मुख्यतः क्यों खनिज तत्व अवशोषण वो पहले जो लिखाई थी वही बात यहाँ भी लिखवा रहा हूँ, है ना, लिखवाई थी ना पादों में परिवहन कि खनिज तत्व अवशोषण आयनों के रूप में जो कि जलवायु प्रकृति की, खनिजों का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, खनिज विलयों का पादप कायम स्थानांतरण किसके द्वारा? जाइलम। कुछ पादप भारी धातुओं का अवशोषण संग्रहण करते हैं, बताओ वहां पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ था ना, एक तो गोल्ड के बारे में लिखा हुआ था, स्ट्रोंशियम के बारे में लिखा हुआ था, और सेलेनियम। तो देखो पीच प्लांट जो है स्ट्रोंशियम का जो, क्योंकि स्ट्रोंशियम लिखा हुआ है वहां पे, तो स्ट्रोंशियम का अवशोषण कौन करता है? पीच, आड़ू। क्लियर है सबको? और सेलेनियम का कौन? एस्ट्रागैलस और नेपच्यून। आ गई बात समझ में? तो लिखे हुए हैं, ये मत सोचना कोई एक्स्ट्रा, ये एनसीईआरटी की ही बात का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। कोई दिक्कत? तो स्ट्रोंशियम पीच और सेलेनियम एस्ट्रोगैलस एंड नेपच्यूनिया, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? एक काम करो, आज क्या कुछ ज्यादा लंबा हो गया ये, तो आप ये लिख लो, है ना, क्योंकि वो क्या है वो जो मिनरल्स जो है ना कौन कौन से वो याद करवाने, तो उस दिन आप आओगे ना तो मैं आते ही याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ पीडीएफ।
आ गई ना? आ तो गई यार। ये लिखो आप, क्योंकि बाकी की जो कहानी है याद करने वाली है तो मोडी से याद करवाएंगे आप।